हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मस्ती विद एलपी में। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, डेली की तरह मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए जीएस के बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। अगर आपने हमारी पिछली 14 क्लासेस नहीं की हैं तो उन क्लासेस को भी कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। और आज हम क्लास नंबर करेंगे अपनी 15। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं हम स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, संश्लिष्ट फाइबर प्रत्यय श्लेष्ठ पॉलीमर और पृष्ठ संक्रियक मध्यवर्ती सभी डैश डैश उद्योगों के उपसमूह हैं। ऑप्शन दे रखा है टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, चीनी या औषध। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोकेमिकल। आगे देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ। पेट्रोकेमिकल उद्योगों में उच्च प्रमुख कच्चे माल के रूप में पेट्रोकेमिकल तेल शोधन के उत्पाद प्रयुक्त होते हैं। ये पेट्रोकेमिकल उत्पाद तेल रिफाइनरियों में तेल शोधन के एक लंबी प्रक्रिया के बाद प्राप्त होती है। संश्लिष्ट फाइबर प्रत्यय स्थलक पॉलीमर पृष्ठक्रियक मध्यवर्ती गैसोलीन, पैराफिन, मोम आदि पेट्रोकेमिकल उद्योगों के उपसमूह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कूलाम नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें, केवल वितरित आवेश के लिए मान्य है, न तो बिंदु आवेश और न ही वितरित आवेश के लिए मान्य है, केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है, बिंदु आवेश और वितरित आवेश दोनों के लिए मान्य है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। आगे देखते हैं, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह नियम पहली बार 1784 में फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम ने दिया है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? ऑप्शन दे रखा है सज्जाद हुसैन, अनुष्का शंकर, कृष्णा आर चौधरी या नगाई आर मुरलीधरन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नगाई आर मुरलीधरन। अनुष्का शंकर का संबंध जो है ये सितार से संबंधित है, जो कि ये पंडित रविशंकर की पुत्री हैं। आगे देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। नगाई आर मुरलीधरन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। इनको कलाई मणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने मास्टर शशांक तथा टी.आर. महालिंगम जैसे विभिन्न प्रमुख वादकों के साथ काम किया है। सज्जाद हुसैन भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रमुख संगीतकार थे। ये एक निपुण मैंडोलिन वादक भी थे, जिन्होंने मुंबई में भारतीय फिल्म उद्योग हेतु टॉप ग्रेड वादक के रूप में मैंडोलिन बजाया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इलाहाबाद के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायक को उनके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? तो हमारा इसका ऑप्शन दे रखे हैं शोभा अभयंकर, अनुपमा, अल्लाह जिलाई बाई या जानकी बाई। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जानकी बाई। आगे चलते हैं। जानकी बाई का जन्म सन 1980 में इलाहाबाद वर्तमान में प्रयाग में हुआ था। जानकी बाई ने अपने संगीत कार्यक्रमों तथा अपनी ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग के माध्यम से विशेष ख्याति प्राप्त की। ये छप्पन छुरी वाली के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन दे रखे हैं आशा भोसले, अली अकबर खान, श्रेया घोषाल या लता मंगेशकर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। आगे देख लेते हैं लता मंगेशकर जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं और कब मिले हैं। इन्हें पद्म भूषण जो है 1969 में तथा पद्म विभूषण 1999 में मिला था। 1974 में रॉयल अल्बर्ट हॉल यूके में इन्हें परफॉर्मेंस करने वाली ये प्रथम भारतीय बनी थी। 1989 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था।
वर्ष 2012 में आज़ादी के बाद आउटलुक इंडिया के महान भारतीय के सर्वेक्षण में उन्हें 10वें स्थान पर रखा गया था। लता मंगेशकर के सम्मान में लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार शुरू किया गया है। प्रथम बार यह पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चापचार कूट त्यौहार मुख्य रूप से डैश डैश में मनाया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर या मेघालय। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मिज़ोरम। आगे चलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कुछ। चापचार कूट प्रतिवर्ष मार्च के महीने में झूम की खेती पूरी होने पर फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मिज़ोरम के अन्य प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक नज़र में। एंथोरियम त्यौहार, पावलकूट, थलफवांग कूट त्यौहार आदि हैं। मेघालय के प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं हम। बांग्ला त्यौहार, शेंगकूट, स्नेम, नोंगक्रेम नृत्य आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थांगटा पेंटिंग शैली में डैश डैश देवता को दर्शाया गया है। ऑप्शन दे रखे हैं यहूदी, बौद्ध, इस्लामी या हिंदू। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड देख लेते हैं कुछ। थांगटा पेंटिंग शैली में बौद्ध देवता को दर्शाया गया है। थांगटा पेंटिंग आमतौर पर हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। थांगटा पेंटिंग शैली बड़े पैमाने पर प्रार्थनाओं एवं मुद्रित संस्करणों और पोस्टर आकारों में सजाने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्ति संत नैनार निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे। ऑप्शन दे रखा है विष्णु, मुरुगन, इंद्र या शिव। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा भगवान शिव। आगे चलते हैं। विष्णु भक्तों को अलवार संत कहा जाता है। अलवार और नैनार संत दक्षिण भारत में थे। नैनार शिव भक्तों की संख्या 63 व अलवार विष्णु भक्तों की संख्या 12 थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल या पश्चिम बंगाल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दोस्तों अगर क्लास को आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि दोस्तों मैंने हर पोर्शन से इसमें क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए। आगे देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। सिंगालीला, सुंदरवन, न्योरा घाटी, बुक्सा और गोरुमारा। छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं हम। कांगेर घाटी, इंद्रावती और गुरु घासीदास। केरल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। पेरियार है, इराविकुलम है, अनामुडी 16 है और साइलेंट वैली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं नई दिल्ली, हैदराबाद, कन्याकुमारी या गोवा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा गोवा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO की स्थापना 1 जनवरी 1966 को हुई थी। NIO का मुख्यालय डोना पाउला, गोवा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस डैश डैश को मनाया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं 4 जुलाई, 5 जुलाई, 29 जुलाई या 30 जुलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 29 जुलाई। आगे देख लेते हैं और दिवस। इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 1973 में बाघों को बचाने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 24 जुलाई को आयकर दिवस या इनकम टैक्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी नई दिल्ली में राजपथ पर पहली बार किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी। ऑप्शन दे रखे हैं 2019, 2022, 2020 या 2021। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2021। आगे चलते हैं। लद्दाख की झांकी में केंद्र शासित प्रदेश की कला और वास्तुकला, रीति रिवाजों, वेशभूषा व परिधानों, साहित्यिक, संगीत, मेलों, उत्सवों, सांप्रदायिक सद्भाव व अन्य सांस्कृतिक बिंदुओं को दर्शाया गया। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर मॉडल को प्रदर्शित किया गया।
वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस समारोह में कोई मुख्य अतिथि नहीं था। बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के पीएम ने कोविड-19 के कारण अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें बामर, करेन, शान या रोहिंग्या। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बामर। आगे चलते हैं, बामर या बर्मन म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय और भाषाई समूह है जो बर्मी भाषा बोलते हैं। वर्तमान में बामर जातीय समूह म्यांमार की कुल आबादी का 2/3 हिस्सा है और यह समूह मुख्यतः इरावदी नदी बेसिन क्षेत्र में निवास करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी है? ऑप्शन दे रखा है हमें किरण देसाई, कमला दास, शोभा डे या अरुंधति रॉय। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कमला दास। और पुस्तकें देख लेते हैं आगे। माई स्टोरी किसकी है? कमला दास की है। किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है। शोभा डे की जो है लॉकडाउन लाइसेंस है। और शोभा नेवर ए डल डे है, स्पीड पोस्ट है। अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय डैश डैश ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ऑप्शन दे रखे हैं सोनम मलिक, सीमा बिस्ला, अंशु मलिक या संजू देवी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अंशु मलिक। आगे चलते हैं, अंशु मलिक ने यह खिताब महिलाओं की 57 किलोग्राम भार के वर्ग कैटेगरी में जीता था। अंशु मलिक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। वर्ष 2017 में अंशु मलिक ने 60 किलोग्राम वर्ग में विश्व कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। वर्ष 2018 में स्लोवाकिया में आयोजित विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय क्या है? तो हमारा इसका ऑप्शन दे रखे हैं ग्लोबल से लोकल तक, हरित भारत, स्वच्छ भारत, नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा या भारत के डिजिटल स्टार्टअप। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा था। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान डिजिटल इंडिया भाषणी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस, इंडिया स्टैक .ग्लोबल, माई स्कीम तथा मेरी पहचान पहल का भी शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 4 या आर्टिकल 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका आर्टिकल 1। इससे रिलेटेड देख लेते हैं कुछ, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? नागरिकता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 डैश डैश से संबंधित है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन की शक्ति भी संसद के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 2 क्या कहता है? नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की
शक्ति संसद के पास है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नाम परिवर्तन की शक्ति संसद के पास है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन दे रखे हैं हमें 1959, 1955, 1951 या 1964। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1955। आगे चलते हैं। 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं देशीयकरण द्वारा नागरिकता, ये बिल्कुल सही है। संपत्ति के अधिग्रहण से नागरिकता, ये हमारा क्या है? गलत है। जन्म से नागरिकता, ये भी सही है। वंश द्वारा नागरिकता हमारा, ये भी सही है। आगे चलते हैं। संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता ग्रहण करने के लिए 5 प्रकार दिए गए हैं। पहला दे रखा है जन्म के द्वारा नागरिकता, वंश के द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, देशीयकरण द्वारा नागरिकता। 5वां दे रखा है किसी भूभाग को भारत में मिलाकर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमें दे रखा है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? ऑप्शन दे रखे हैं क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या शूद्र। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वैश्य। आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित होने लगी थी। इस काल में खेती, पशुपालन और व्यापार पर वैश्य वर्ण का अधिकार था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौशल महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका भाग है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। कौशल महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश का भाग है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल महाजनपद एक शक्तिशाली महाजनपद था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बज्जी महाजनपद की राजधानी डैश डैश है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें चंपा, वैशाली, कौशल या पाटलिपुत्र। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। आगे चलते हैं। बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। वैशाली में लिच्छवी शासकों ने शासन किया था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। काशी की हमें दे रखी है वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, अंग की चंपा, मगध की राजगिरा या गिरिब्रज, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कंबोज की हाटक या राजपुर, अशमक की पोतना या पोटली, बज्जी की वैशाली, अवंती की दक्षिणी माहिष्मती और उत्तरी उज्जैनी, गंधार की तक्षशिला, सूरसेन की मथुरा, मत्स्य की विराट, पांचाल की उत्तरी पांचाल की जो है अहिछत्र हो जाएगी, दक्षिणी पांचाल की जो है काम्पिल्य हो जाएगी, मल्ल की कुशीनगर तथा पावा हो जाएगी, चैदी की सुक्तिमती और वत्स की कौशाम्बी। विश्व का प्रथम गणराज्य वैशाली के लिच्छवी को प्रथम गणराज्य ये दे रखा है इसमें नोट में। विश्व का प्रथम गणराज्य जो था वो वैशाली के लिच्छवी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मगध महाजनपद डैश डैश नदियों से घिरा हुआ था। ऑप्शन दे रखे हैं गंगा और घाघरा, गंगा और झेलम, गंगा और यमुना, गंगा और सोन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा गंगा और सोन। आगे चलते हैं। मगध महाजनपद गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था तथा उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। विस्तृत उपजाऊ मैदान, खनिज उपलब्धता, वन क्षेत्र एवं हाथियों की उपलब्धता, लोहे के विकास, प्राकृतिक सुरक्षा आदि ने मगध साम्राज्य के विकास में
महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक साम्राज्यों की महत्ता के अनुसार बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार का एक और नाम श्रवणिक था। यह नाम इन्हें जैन साहित्यों में दिया गया था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या था? मतलब डायरेक्ट हमें पूछ लिए, क्वेश्चन इतना घुमाने के बाद हमसे पूछ रखा है कि झेलम का प्राचीन नाम क्या था। तो हमारा इसका ऑप्शन दे रखे हैं परुष्णी नदी, विपाशा नदी, अस्किनी नदी या वितस्ता नदी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वितस्ता नदी। आगे चलते हैं। सप्त सिंधु स्थान आर्यों का भारत में प्रारंभिक निवास स्थान माना जाता है। यह 7 नदियों की भूमि थी। 7 नदियाँ देख लेते हैं प्राचीन कौन कौन सी थी। पहली सिंधु, विपाशा जो वर्तमान में ब्यास है, सतुद्री, सतलज, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चेनाब, परुष्णी रावी हो जाएगी और सरस्वती नदी जो है घग्गर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिनमें भूमि सुधार सफल रहा था। ऑप्शन दे रखे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और केरल, ऑप्शन अपना बी। आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल व केरल में भूमि सुधार फलदायी थे, क्योंकि इन राज्यों में ऐसी सरकारें थीं जो भूमि से लेकर जोतने तक की नीति के लिए प्रतिबद्ध थीं। तथ्य देख लेते हैं। कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारी प्रथा 1793 विलियम बेंटिक के समय महलवाड़ी प्रथा 1833 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी नहीं है? ऑप्शन दे रखे हमें जमाखोरी, बीमा, भंडारण या परिवहन। तो इसका आंसर हो जाएगा जमाखोरी। आगे चलते हैं। जमाखोरी किसी विशेष बाजार में संबंधित बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदना और भंडारण करना, उस उत्पादन की कमी को पैदा करना और अंततः उस उत्पाद की कीमत को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें ह्यूमस की मात्रा ह्यूम्स काफ़ी मात्रा में होती है। ये क्या है? गलत है हमारा। बाकी ऑप्शन क्या है ये एक बार पढ़ लेना, आप सही दे रखे हैं। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। लेटराइट मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां पर उच्च तापमान एवं भारी वर्षा होती है तथा इस मिट्टी में ह्यूम्स की मात्रा कम होती है। लेटराइट मिट्टी भीगने पर कोमल और सूखने पर कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में लोहे व एल्युमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें रागी, काजू, चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना आदि है। इस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? ऑप्शन दे रखा है भोजताल, कंवर झील, नक्की झील या बुलर झील। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कंवर झील। आगे चलते हैं। कंवर झील या कंवरताल एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। यह बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे। और आपको क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।